अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी या फिर आप कह लें कि डाइजेस्टिव सिस्टम की सरफेस एनाटॉमी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक जो है उसको हम कहते हैं GIT, ये एक लॉन्ग हॉलो ट्यूब होती है जो माउथ से लेके एनस तक चलती है। और दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो आ जाते हैं जी एक्सेसरी ऑर्गन्स। ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो बजाते खुद तो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं होते, लेकिन डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, असेस कर रहे होते हैं। तो हम इसको इन ऑर्गन्स को एक्सेसरी ऑर्गन्स का नाम दे देते हैं। तो चलते हैं हम GIT की तरफ। GIT में सबसे पहले हमारे पास ओरल कैविटी है यानी माउथ। ओरल कैविटी में हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स हैं जो सेक्रीट आउट करते हैं, जो डाइजेशन में, फूड की डाइजेशन में हेल्प करती है। तो ग्लैंड जो मेन है ओरल कैविटी के अंदर, उसमें पैरोटिड ग्लैंड है, सब लिंगुअल ग्लैंड्स हैं, ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो जुबान के नीचे न होते हैं, टंग के नीचे। सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं, स्मॉल बकल ग्लैंड्स हैं। मैंडिबुलर जो मैंडिबुला के नीचे होंगे उनको कहते हैं जी सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स, ये सारे ग्लैंड जो हैं सिक्रीशन करते हैं, जिसको हम अल्टीमेटली सलाइवा का नाम दे देते हैं। ये सलाइवा जो है ये हमारी डाइजेशन में रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद जो GIT का अगला पोर्शन आता है उसे फेरेंक्स कहते हैं। फेरेंक्स एक हॉलो ट्यूब है जो एसोफेगस के साथ जाके आगे कनेक्ट होती है खुराक वाली नाली के साथ। एसोफेगस जो है वो फूड वाली कैनाल है, फूड वाली नाली आप कह लें उसे एसोफेगस। खाना एसोफेगस के बाद आगे जाएगा स्टमक के अंदर। स्टमक जो है मैदे को कहते हैं। स्टमक यानी मैदा जो है ये J शेप होता है, यानी J की तरह की इसकी शक्ल होती है और टोटल मसल से मिलकर बना होता है। इसमें कोई बोन, कोई और चीज इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। ये मस्कुलर ऑर्गन है एक, जिस तरह हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, बिल्कुल उसी तरह स्टमक भी एक मस्कुलर ऑर्गन है। देन फूड जो है वो पास होगी स्टमक में। जो है बेसिकली मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें मिक्सिंग भी हो रही होती है और चर्निंग भी हो रही होती है, यानी खुराक जो है वो मैदे में जाके मिक्स भी हो रही होती है और उसकी ब्रेकडाउन भी हो रही होती है। हालांकि ब्रेकडाउन तो ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन स्टमक में ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही होती हैं। देन जब बोलस जो है वो स्टमक में पहुंच गया और स्टमक में पहुंचने के बाद आगे काइम जो है वो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी फूड पार्टिकल जो है वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में चले गए हैं ताकि वहां से एब्जॉर्प्शन हो सके। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पोर्शंस होते हैं, 3 हिस्से होते हैं, ड्यूडिनम, जीजुनम और इलियम। ड्यूडिनम इसका पहला हिस्सा जो स्टमक के बिल्कुल बाद स्टार्ट होता है उसको ड्यूडिनम कहते हैं। जीजुनम दरमियान वाला पोर्शन होता है और इलियम जो है वो लास्ट पोर्शन होता है। और ये बात भी याद रखिएगा कि फूड की जितनी भी अब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। वाई क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है वाई, और ये वाइवाज में भी पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की अब्जॉर्प्शन क्यों होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आखिरी पोर्शन है इलियम, उसके ऊपर अल्लाह पाक ने स्मॉल माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लगाई हुई हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको हम विलाय कहते हैं। विलाय के अंदर मजीद फर्दर छोटी प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम माइक्रोविलाय कहते हैं। So due to the presence of villi and microvilli, the absorption of food occurs in small intestine. हालांकि थोड़ी थोड़ी absorption जो है ये ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो मैक्सिमम absorption है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो हम फिर इसे ही कंसीडर करते हैं कि जितनी भी absorption है वो सारी की सारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। आफ्टर absorption जो वेस्ट मटेरियल होगा, यानी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है और उसे बॉडी से बाहर निकालना है, वो मटेरियल जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मूव कर जाएगा। अगेन लार्ज इंटेस्टाइन के भी 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा सीकम कहलाता है और दूसरा हिस्सा उसका कोलोन कहलाता है। कोलोन में जब मटेरियल पहुंचता है तो कोलोन आगे फर्दर डिवीजन है कोलोन की। असेंडिंग कोलोन होता है, डिसेंडिंग कोलोन होता है, ट्रांसवर्स कोलोन होता है
और सिग्मोइड कोलोन होता है। इसमें इस टॉपिक में आपने कंसीडर ये करना है कि हम खाना खाने लगे या हमने नवाला लिया और ओरल कैविटी में ले गए। ओरल कैविटी में हमने उसको चबाना शुरू किया, उसकी चर्निंग करना शुरू की, उसको ब्रेक डाउन करना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड विद द हेल्प ऑफ सलाइवा एंड टंग। वहां पे मिक्सिंग भी होती है। देन वो चला गया फेरेंक्स में। जब तक फूड पार्टिकल्स हमारी ओरल कैविटी में होंगे तब तक वो हमारे कंट्रोल में है। ओरल कैविटी की मूवमेंट जो है वो हमारे कंट्रोल में है। और ऐसे बॉडी के तमाम फंक्शन जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल हो उनको हम वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं या वॉलंटरी फंक्शंस कहते हैं। जब फूड पार्टिकल्स ओरल कैविटी से आगे नेक्स्ट मूव कर जाएंगे फेरेंक्स में, देन हमारा उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। देन जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए फूड पार्टिकल डाउनवर्ड मूव करेंगे। और ऐसे तमाम एक्शंस जिनके ऊपर बॉडी का कोई कंट्रोल ना हो उनको हम इनवॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। जब अब आगे पहुंच जाएगा खाना एसोफेगस में, एसोफेगस के जरिए वो जाएगा स्टमक में फर्दर उसकी HCl के साथ ब्रेक डाउन होगी, मिक्सिंग होगी और जो फूड पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव कर जाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले वो ड्यूडिनम में जाएंगे, फिर जीजुनम में जाएंगे, फिर इलियम में जाएंगे। और जब इलियम में पहुंचेगा तो वहां पे क्योंकि विलाय और माइक्रोविलाय मौजूद हैं और विलाय वाले रीजन्स में, इलियम वाले रीजन में ब्लड की सप्लाई भी मैक्सिमम होती है। सो यहाँ पे ये समझने वाली चीज है कि जितना ज्यादा ब्लड कांटेक्ट में आएगा उतना ही ज्यादा वो फूड पार्टिकल्स को लेके जाएगा। सो एक तो ये पॉइंट हो गया कि ब्लड की सर्कुलेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है और दूसरा विलाय और माइक्रोविलाय यहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। इन दो वजूहात की बिना के ऊपर हम लोग ये कहते हैं कि खुराक की जितनी भी एब्जॉर्प्शन है वो सारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो वेस्ट मटेरियल है वो मूव ऑन हो जाएगा आगे लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, सीकम में जाएगा, देन कोलोन में एंटर होगा। कोलोन में जब एंटर होगा तो फिर उसकी भी आगे डिवीजन है। असेंडिंग कोलोन होता है, डिसेंडिंग कोलोन में जाएगा, ट्रांसफर्स कोलोन में जाएगा, सिग्मोइड कोलोन में जाएगा और अल्टीमेटली जो है वो एनएस के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये था एक इंट्रो टू डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं इनमें लिवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर ये सारे आ जाते हैं। ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो डायरेक्टली डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन इनकी जो सेक्रेशंस हैं, पैंक्रियाज की सेक्रेशन है, फिर लिवर की जो सेक्रेशंस हैं, गॉल ब्लैडर की जो सेक्रेशंस हैं, ये ऐसी सेक्रेशंस होती हैं जो डायरेक्टली जो डाइजेशन को हेल्प कर रही होती हैं डाइजेशन करवाने में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, CVS इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं। ये ऐसा सिस्टम है, सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझेंगे सिस्टम कहते किसको है। सिस्टम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर ऐसी चीज को कहते हैं कि जब बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, मुख्तलिफ अज़ा बॉडी के एक दूसरे के साथ मिलके कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें, देन वो जिस तरह काम कर रहे होंगे हम उस मैकेनिज्म को हम सिस्टम का नाम दे देते हैं। अगेन मैं बता देता हूं, सिस्टम में बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स यानी डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक फंक्शन, इस चीज को हम सिस्टम कहेंगे। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, इसमें हार्ट इन्वॉल्व है, इसमें आर्टरीज इन्वॉल्व हैं, इसमें वेन्स इन्वॉल्व हैं, इसमें कैपिलरीज भी इन्वॉल्व होती हैं। ये सारी डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन मकसद क्या है? मकसद इनका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है। मकसद सेम है, ऑर्गन्स डिफरेंट है, तो इस चीज को हम सिस्टम का नाम देते हैं। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जी हार्ट। हार्ट जो है ये एक हॉलो और कोनिकल ऑर्गन है, यानी अंदर से ये खोखला टाइप होता है, खाली होता है। इट इज लाइक अ क्लोज्ड फिस्ट, ये एक बंद मुक्के की तरह होता है।
ये इसकी शेप होगी। क्लोज्ड फिस्ट, फिस्ट को जब हम क्लोज करेंगे जो उस तरह का स्ट्रक्चर होता है जी हार्ट का, इसकी शेप इस तरह की होती है। तो वेट इसका मेल्स के अंदर 300 ग्राम्स होता है और फीमेल्स के अंदर 250 ग्राम्स होता है। 300 ग्राम्स इन मेल्स एंड 250 ग्राम्स इन फीमेल। अब चलते हैं हार्ट की कवरिंग्स की तरफ। 3 तरह की कवरिंग्स होती हैं इसकी, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है हार्ट की उसको हम एपिकार्डियम कहते हैं, और जो मिडल में होगी उसको मायोकार्डियम कहेंगे, और जो इनर मोस्ट लेयर होगी, इनर मोस्ट कवरिंग होगी हार्ट की, उसको नाम दिया जाता है एंडोकार्डियम का। एज यू नो दैट हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। अगर मैं यहां पे ड्रा करूं, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 उसके वेंट्रिकल्स होते हैं और 2 ऊपर वाले जो उसके चैम्बर्स होते हैं उसको हम एट्रिया का नाम देते हैं, और नीचे वाले जो उसके पोर्शन है उसको हम वेंट्रिकल का नाम दे देते हैं। साइड वाइज हम उसको कह देते हैं जी राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सो पता क्या चला कि हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। 2 एट्रिया, जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं उनको हम एट्रिया कहेंगे, और जो नीचे वाले चैम्बर्स होंगे उनको हम वेंट्रिकल्स कहेंगे। ये तो होगी कवरिंग्स और चैम्बर के बारे में। चैम्बर 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर इसके अलावा जो चीजें इन्वॉल्व होती हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, उसमें आर्टरीज हैं, उसमें वेन्स आ जाती हैं, उसमें कैपिलरीज हैं, इसमें वेन्यूल्स हैं। अब चलते हैं जी इनके फंक्शन की तरफ। आर्टरीज, आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज ऐसी ब्लड की वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाएं, या हार्ट से ब्लड को लेकर बॉडी की तरफ जो वेसल जाती हैं उनको हम आर्टरीज कहते हैं। वेन जो हैं ऐसी वेसल्स होती हैं ब्लड की जो बॉडी से हार्ट की तरफ लेके जा रही होती हैं, यानी बॉडी टू हार्ट जो ब्लड की सप्लाई करेंगी उनको हम वेन्स कहते हैं। कैपिलरीज, कैपिलरीज का क्या रोल है? जितनी भी गैसियस एक्सचेंज है, यानी सर्कुलेशन का मकसद क्या है कि हम ऑक्सीजन जो है वो सेल्स को देते हैं, टिश्यूज को देते हैं, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ के हम लंग्स की तरफ लेके जाते हैं। लंग्स से फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सहेल कर देते हैं और नई ऑक्सीजन को लेके लंग्स के अंदर चले जाते हैं। तो ये मैकेनिज्म चलता रहता है रेस्पिरेशन का और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, एक दूसरे के ऊपर ये सारे सिस्टम डिपेंडेंट होते हैं। आर्टरीज ऐसी वेसल्स जो ब्लड अवे लेके जाए हार्ट से। तो हार्ट के अंदर जो है वो जब बॉडी की तरफ खून भेजना हार्ट ने, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में मौजूद हो। तो हम ये भी डेफिनेशन आर्टरी की कर सकते हैं कि आर्टरीज आर दोज वेसल्स, दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसी तरह वेन्स की भी हम दूसरी डेफिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि वेन्स के अंदर जो है वो ब्लड बॉडी से हार्ट की तरफ जा रहा होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड ने जाना है तो वो तो ऑक्सीजन दे चुका होगा सेल्स और टिश्यूज को। अब उस ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल लो हो चुका होगा। तो वेन्स आर दोज वेसल्स विच कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत कम होती है। आर्टरीज में जो ब्लड था उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा थी, वेन्स में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम है, क्योंकि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन अपनी सेल्स को और टिश्यूज को दे चुका है। कैपिलरीज, ये जितना भी हमने कहा कि ऑक्सीजन दे दी और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से ले ली, ये जितनी भी गैसियस एक्सचेंज है वो कैपिलरीज में हो रही होती है, वो कैपिलरीज में हो रही होती है। अब अगर मैं इसको समराइज करूं कि ब्लड की जो सर्कुलेशन का फ्लो है वो इस तरह से होता है कि ब्लड ने कंट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल,
वहां से ब्लड गया एओर्टा में, एओर्टा से आर्टरीज में चला गया, आर्टरीज ने पूरी बॉडी में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ब्लड को ऑक्सीजनेटेड। अब वहां पे ऑक्सीजन दे दी और कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, ब्लड अब हो चुका है डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेन्स में जाएगा, वेन्स के जरिए वो हार्ट में जाएगा, हार्ट पंप करेगा ब्लड को, लंग्स में भेजेगा ताकि उसकी ऑक्सीजनेशन हो सके, उसमें ऑक्सीजन ऐड की जा सके, उसको साफ किया जा सके। इस सारे सर्कुलेशन के अंदर कैपिलरीज ऐसी वेसल्स हैं जो आर्टरीज और वेन के दरमियान कनेक्शन बना के रखती हैं, दे कनेक्ट आर्टरीज विद वेन्स। और दूसरा इनका काम यह है कि यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रही होती है। अब जो नेक्स्ट सिस्टम हमारा आया है डाइजेस्टिव सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बाद, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जी, या हम इसे आम जुबान में कहते हैं जी सांस लेने का निजाम। हम ये बात हमने कई दफा सुनी भी है और पढ़ी भी है कि हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, यानी लंग्स में लेके जाते हैं, बॉडी में लेके जाते हैं, और जब हम एक्सहेल करते हैं मतलब हवा हम बाहर खारिज करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में फेंकते हैं, उसको हम बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से। दो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होते हैं कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक ऑक्सीजन, एंड नंबर टू क्वेश्चन इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, सो मच इम्पोर्टेंट टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले ऑक्सीजन वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर इस तरह इसलिए जरूरी होता है लेके जाना सेल्स तक, क्योंकि सेल्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसके नतीजे में हमें एनर्जी मिल रही है, और केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए ऑक्सीजन का वहां पे मौजूद होना जरूरी होता है। सो दैट्स व्हाई हम जो है वो रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन करते हैं उसकी। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, फिर हम आएंगे अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कि क्यों कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना जो है वो जरूरी है। बच्चों, इसलिए वो जरूरी है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में रह जाए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में रह जाए, क्योंकि ब्लड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं, तो चांसेस होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड न बना दें, जिसे H2CO3, इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर रह जाए तो ये चांसेस हैं कि वो वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बना सकती है, और जब एसिड बन जाएगा तो अल्टीमेटली ब्लड की जो है पीएच वो चेंज हो जाएगी, और जब पीएच चेंज होगी तो जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं हमारी बॉडी के अंदर वो सारे जो हैं वो एंजाइम्स की मौजूदगी में हो रहे हैं। और एंजाइम की ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो पीएच स्पेसिफिक होते हैं, वो टेम्परेचर स्पेसिफिक भी होते हैं और वो पीएच स्पेसिफिक भी होते हैं। सो लिहाजा जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं उनकी पीएच सेट होती है, और जब कार्बोनिक एसिड अगर खुदा ना खास्ता बॉडी के अंदर बन जाए और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड सही तरीके से बाहर ना निकले तो ये चांसेस हैं कि ब्लड की पीएच चेंज हो सकती है। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर भेजते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप लोग भी जानते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है, मैं बता देता हूं आपको। फिर इसमें हमारी नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्व्यूलाई, ये सारे लंग्स भी होते हैं इसके अंदर। मैं दोबारा नाम ले लेता हूं, नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्व्यूलाई, लंग्स, ये सारे ऑर्गन जो हैं इन्वॉल्व होते हैं, और ये सारे डिफरेंट ऑर्गन हैं। चूंकि इनका मकसद एक है, डिफरेंट ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक गोल, यही तो सिस्टम की डेफिनेशन है। तो अब ये ऐसा सिस्टम है जिसमें रेस्पिरेशन हो रही है, तो हमने इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम दे दिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो
हिस्सों में तकसीम किया जाता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आप यूं कह लें कि आपके फेरेंक्स तक जितना पोर्शन है, यानी ओरल कैविटी और नोज वगैरह और इसके साथ जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहलाता है। और फेरेंक्स के नीचे जितने भी ऑर्गन्स आएंगे, फेरेंक्स के बाद स्टार्ट होना है जी लेरिंक्स ने, ट्रैकिया ने, ब्रोंकाए होंगे, फिर ब्रोंकाए टूट के ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे, ये लंग्स वगैरह ये सारे जो है ये लोअर साइड के ऊपर मौजूद होते हैं, तो लिहाजा हम इसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में डिवाइड कर देते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? नोज, फेरेंक्स, एसोसिएटेड उसके साथ जो स्ट्रक्चर्स होंगे, मतलब बकल कैविटी है, वगैरह वगैरह, जितने भी ऑर्गन्स जो एसोसिएट करते हैं यानी हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन के अंदर। और दूसरा जो हिस्सा है इसका वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो लोअर साइड के ऊपर मौजूद होते हैं, फेरेंक्स से नीचे नीचे होते हैं। इसमें हमारे पास लेरिंक्स आ जाएगा, ट्रैकिया आ जाएगा, ब्रोंकाई आएंगे। ट्रैकिया जो है ना ये हमारी विंड पाइप है, इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर तक होती है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और इसके अंदर कार्टिलेजिनस लेयर्स होती हैं। फिर ट्रैकिया जो है वो डिवाइड करता है दो हिस्सों में, ब्रोंकाई में, राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई। ट्रैकिया डिवाइड हुआ ब्रोंकाई में। अब इसको अगर मैं ड्रा करूं तो ये हमारा नेजल कैविटी होगी, यहां से हमने इनहेल की ऑक्सीजन, ये फेरेंक्स में आ गई, ये फेरेंक्स है, फेरेंक्स के बाद ट्रैकिया में चली गई। ट्रैकिया जो है वो कार्टिलेजिनस पार्ट होता है, ये ट्रैकिया आ गया। ट्रैकिया जो है वो फर्दर डिवाइड होगा दो के अंदर, इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। कि अब जो ट्रैकिया थी वो खत्म होगी और ब्रोंकाई स्टार्ट हो गए, राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई। फिर ये ब्रोंकाई एंटर होंगे लंग्स के अंदर। लंग्स में ये ब्रोंकाई मजीद डिवीजन होगी इनकी ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ब्रोंक्यूल्स की फिर फर्दर डिवीजन होती है एल्वुलाई के अंदर। ये डिवीजन इसलिए होती है कि जितना सरफेस एरिया कम होगा उतनी एब्जॉर्प्शन भी कम होगी, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी एब्जॉर्प्शन मतलब कि गैसियस एक्सचेंज जो है वो इजीली होगी, क्योंकि मेम्ब्रेन बारीक से बारीक तर होती जाती है। ट्रैकिया था वो डिवाइड हुआ ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंकाई डिवाइड हुए ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होंगे एल्वुलाई के अंदर। एल्वुलाई ऐसा स्ट्रक्चर है लंग्स के अंदर जहां पे गैसियस एक्सचेंज होती है और कहीं पे भी गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रही। एल्वुलाई में जब ब्लड उसके कांटेक्ट में आएगा तो एल्वुलाई में जो ऑक्सीजन होगी वो ज्यादा होगी बनिस्बत ब्लड के, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बिना के ऊपर वहां पे ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन स्टार्ट होगी कि ऑक्सीजन एल्वुलाई में ज्यादा थी, यानी लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा थी, ब्लड में कम थी, तो ऑक्सीजन जो है वो खुद ब खुद जो है वो मूव कर जाएगी फ्रॉम लंग्स टूवर्ड्स ब्लड। और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी क्योंकि वो बॉडी से होके आया था खून। अब एल्वुलाई में लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो चीज ज्यादा से कम की तरफ मूव होगी, तो इस तरह से गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। लंग से ऑक्सीजन ब्लड में चली जाएगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स की तरफ आ जाएगी और फिर हम उसको एक्सहेल कर देंगे। रेस्पिरेशन के दो प्रोसेस होते हैं, याद रखिएगा, इनहेलेशन और दूसरा एक्सहेलेशन। इनहेलेशन इज द इनटेक ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन इज द रिलीज ऑफ एयर, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट सिस्टम है वो है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम ये ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो ऑर्गन हैं वो इस तरह से हैं। किडनीज होते हैं, दो किडनी होते हैं, गुर्दे, दो ही यूरेटर होते हैं। पहले ऑर्गन सुन ले, फिर इसको भी फर्दर डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। दो किडनी है, दो ही यूरेटर्स हैं, एक ब्लैडर है
और एक यूरिथ्रा होता है। ये हैं इसके मेन ऑर्गन्स यूरिनरी सिस्टम के। यूरिटर्स 2, किडनी 2, ब्लैडर 1 और यूरिथ्रा भी 1। अब जितना भी प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन का वो सारा किडनी के अंदर हो रहा होता है। किडनी रिस्पॉन्सिबल होती है। किडनी में जब यूरिन प्रोड्यूस हो जाएगा तो वो यूरिटर्स की तरफ मूव कर जाएगा। यूरिटर्स क्योंकि किडनी 2 हैं तो कॉमन सेंस है कि यूरिटर्स भी 2 होंगे। यूरिटर्स का काम ये है दे कैरी ब्लड फ्रॉम किडनी एंड ड्रेन इट इनटू द ब्लैडर। ये किडनी से यूरिन को पकड़ते हैं और ब्लैडर में डाल देते हैं। ब्लैडर ये एक रेजरवायर है, इसको रेजरवायर भी कहते हैं। ये स्टोर करता है यूरिन को। जो ही ब्लैडर फिल अप होगा इसके मसल्स के ऊपर प्रेशर आएगा, ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है वो मैसेज जनरेट करेगा जिससे यूरिनेशन की फीलिंग होगी, ब्लैडर के ऊपर प्रेशर करने के बाद जो ब्लड कह रहा हूं, यूरिन जो है वो यूरिथ्रा के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इसको कहते हैं मिस्चुरेशन साइकिल। क्या कहते हैं इसको? मिस्चुरेशन साइकिल। किडनीज के अंदर यूरिन की फॉर्मेशन हुई, यूरिटर्स ने यूरिन को पकड़ा और ब्लैडर में डाल दिया यूरिन को। जो ही ब्लैडर फिल अप होगा तो डिजायर होगी यूरिनेशन की, तो यूरिथ्रा के जरिए यूरिन जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। अब हमने कहा जी किडनी के अंदर यूरिन बनता है, तो किडनी के अंदर ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है कि यूरिन की फॉर्मेशन वहां पे होती है? किडनी के अंदर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको नेफ्रॉन कहते हैं। बेसिकली किडनी जो है ये नेफ्रॉन का मजमुआ ही है। नेफ्रॉन इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। जितनी भी यूरिन फॉर्मेशन है वो नेफ्रॉन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कुछ। एक ग्लोमेरुलस होता है, इसको कहते हैं जी ग्लोमेरुलस। एक बाउमैन कैप्सूल होता है, फिर उसके बाद ट्यूब स्टार्ट हो जाती है यूं। यहां पे जाके आगे ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चला जाता है यूरिन। जितना भी प्रोसेस है वो इस स्ट्रक्चर के अंदर होता है। ये कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। एक ग्लोमेरुलस, एक बाउमैन कैप्सूल और फिर लूप जो स्टार्ट होती है, इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। हेनले साइंटिस्ट था जिसके नाम के ऊपर ये रखी गई HENLE, लूप ऑफ हेनले। ये नीचे की तरफ डायरेक्शन है ना, तो इतने पोर्शन को हम कहेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्या कहेंगे? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये यहां पे अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होगी यूरिन की, तो इस पोर्शन को हम कहेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। एंड फाइनली जो ब्लड है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के, यूरिन जो है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर चला जाएगा। इसको एक दफा फिर समराइज करते हैं यूरिनरी सिस्टम को कि ये किस तरह से वर्किंग हो रही होती है। यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरिटर्स, अ सिंगल ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। नेफ्रॉन जो है वो किडनी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किडनी के अंदर बेसिकली किडनी जो है वो नेफ्रॉन्स का मजमुआ होती है। नेफ्रॉन के अगर पार्ट्स देखें तो इसमें ग्लोमेरुलस होता है, बाउमैन कैप्सूल होती है, लूप ऑफ हेनले होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और फिर जो ब्लड है यूरिन जो है वो
यूरेटर्स की तरफ मूव कर जाएगा। इसके अलावा किडनी के बारे में कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट जो हैं वो मैंने हाईलाइट की हैं। किडनी के पोर्शन हैं, जो इसका आउटर जोन है ना, उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर जोन को मेडुला कहते हैं। किडनी बेसिकली बीन शेप होती है, लोबिया की शक्ल की तरह की होती है किडनी, तो उसकी जो आउटर जोन है उसको कॉर्टेक्स कहेंगे और इनर जोन को मेडुला कहेंगे। फिर जब हम किडनी के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसके अंदर यानी किडनी बनाते हैं, यहां पे ये किडनी, यहां से ये यूरेटर निकले, ये जो है कॉर्टेक्स, फिर इसका इनर जोन होता है एक, जिसको हम मेडुला कहते हैं, और फिर किडनी के अंदर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह के। जब हम किडनी को कट करके देखें ना तो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, पिरामिड की तरह के स्ट्रक्चर जो है वो नजर आते हैं। तो किडनी के अगर स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो इसका आउटर जोन जो है कॉर्टेक्स, एक मेडुला होता है इनर जोन, और पिरामिड्स होते हैं इसके अंदर वाली साइड पे। अब पिरामिड्स के अंदर जो ये हमने कहा था कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ये मौजूद होती हैं। पिरामिड कंटेन्स कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो ये था हमारा यूरिनरी सिस्टम।